नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और सृष्टि शर्मा। अगले 1.5 घंटे के दौरान हम मार्केट की क्लोजिंग के सारे एक्शन को आपके सामने रखेंगे, आपके लिए कमाई के तमाम मौके खोजेंगे, ये बताएंगे कि कहां किन शेयरों में किन सेक्टर्स में तेजी हो रही है और किस वजह से हो रही है। लेकिन सबसे पहले एक काम करते हैं कि शो कैसा होने वाला है, 1.5 घंटे हम क्या क्या कब कब करने वाले हैं, उसका एक रूपरेखा आपके सामने पहले रख देते हैं। तो 2:05 पे हम शुरुआत करेंगे आपके लिए स्ट्रैटेजी के साथ। एफएनओ के डेटास को खंगालेंगे और बताएंगे कि मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है इंडाइसेस पर। 2:10 पे हम शुरू करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी हमारी जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम पूछेंगे कि आखिरी के 1.5 घंटे में कहां खरीदारी या बिकवाली के मौके बन सकते हैं जिससे आपका मुनाफा हो सके। 2:40 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन, यानी डेरिवेटिव मार्केट से एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको अच्छी खासी कमाई करा के दे सके। मार्केट एट 3 बजे लेकर आएंगे, यानी 3 बजे तक मार्केट का पूरा एक्शन आपके लिए रखेंगे। बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स की शुरुआत होगी 3:10 से, जब हमारे एक्सपर्ट्स आपको ये बताएंगे कि कौन से ऐसे आइडियाज हैं जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं या बिकवाली कर सकते हैं। और 3:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे इवेंट्स टू वॉच, यानी अगले दिन की तैयारी कि अगले दिन कहां कौन से इवेंट्स अहम रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज के बाजार की बड़ी बातें देख लेते हैं। देखिए, बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो सुबह की सारी तेजी लगभग गंवा चुका है, 200 अंकों के आसपास ऊपरी स्तरों से फिसला है और अब सिर्फ 22 अंकों की मामूली तेजी आपको निफ्टी में दिख रही है। 25,500 के नीचे, 25,450 के नीचे इनफैक्ट अभी ट्रेड कर रहा है। दिन की ऊंचाई से 400 अंक फिसला है बैंक निफ्टी, इस वक्त 60,855 के आसपास कारोबार कर रहा है, लाल निशान में फिसल चुका है। आप देखिए कि कमजोरी यहां पे बढ़ती हुई दिखी है। निफ्टी आईटी लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद फाइनल रिकवरी के मोड में दिख रहा है। इंडेक्स जो है वो एक वक्त पे 2.5-3% के आसपास ऊपर था, फिलहाल अभी 1.5% की तेजी दिखा रहा है इंडेक्स। निफ्टी आईटी में 1.5% की तेजी भी देखने को मिल रही है। तमाम आईटी के शेयर जो है वो लार्ज कैप शेयर जो है वो आज हरे निशान में दिख रहे हैं। ऑटो शेयरों में रफ्तार अच्छी है क्योंकि ग्रोथ को लेकर काफी उम्मीदें हैं, तो ऑटो शेयरों में अच्छी खासी रफ्तार बनी हुई है। आप देखिएगा बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटो या एमएनएम मारुति, तमाम शेयरों में आपको आज अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी। केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब, ये दोनों वायर सेगमेंट की कंपनियां, केबल वायर सेगमेंट की कंपनियां 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अच्छा खासा रिटर्न 30% के आसपास केईआई इंडस्ट्रीज ने दिया है पिछले 1 महीने के दौरान, तो यहां अच्छी खासी तेजी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ओवरऑल आज के बाजार की बड़ी बातें हैं, लेकिन कुछ और बजिंग शेयर्स हैं जिन पर एक बार रुख कर लेते हैं कि कौन से और सेक्टर्स हैं, कौन से और शेयर्स हैं जहां पे आपको आज अच्छा एक्शन दोनों साइड में, गिरावट और तेजी दोनों साइड में देखने को मिल रहा है। पूछते हैं सृष्टि से। सृष्टि, बताइए और कौन सा एक्शन आपको दिख रहा है इन 5 बातों के अलावा? ढेर सारा एक्शन और ब्रॉडर मार्केट में जो है काफी एक्शन देखने को मिल रहा है विकास। हालांकि आईटी सेक्टर, जी हाँ, आप भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आज आईटी सेक्टर में थोड़ा सा बाउंस आ रहा है और वहां पर खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। अभी भी आप देखिए तो HCL टेक, परसिस्टेंट, ये काउंटर्स हैं जो कि 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं दिग्गज TCS भी 1.5% की तेजी दिखा रहा है और एम्फेसिस में भी लगभग 0.25% का उछाल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रौनक लौटती हुई दिखी है। बट आज ऑटो शेयरों में जबरदस्त रफ्तार है। आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प तो 5 से 6% की तेजी दिखा रहा है ये काउंटर। टीवीएस मोटर्स, ऊरो मिंडा, बजाज ऑटो, इन सभी में जो है तेजी जबरदस्त है। अब देखिए कहीं ना कहीं अब आंकड़ों का भी इंतजार है फरवरी महीने के, और जिस तरीके से हम वाहन के डेटास भी देख रहे थे, एक डबल डिजिट ग्रोथ फिर से 2 व्हीलर स्पेस और साथ ही पैसेंजर व्हीकल स्पेस में देखने को मिली है, तो वो बेहद इंटरेस्टिंग था और शायद मार्केट्स उसको कहीं ना कहीं फैक्टर इन करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मेटल शेयरों में चमक काफी बड़ी हुई है, चाहे आप वो लॉयड मेटल्स देख लीजिए, नाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर। हम सुबह से ही हाईलाइट कर रहे हैं किस तरीके से तमाम मेटल काउंटर्स एक एक करके ऊपर जा रहे हैं। और अमेरिका में सोलर पैनल पर 126% ड्यूटी तो लगी है, बट ऐसे में कमेंट्री वॉरी एनर्जीज और साथ ही प्रीमियर एनर्जीज, MV फोटोवोल्टेक, ये तमाम कंपनीज की आप देख लीजिए तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। खासतौर से जो 2 दिग्गज कंपनीज हैं, वॉरी एनर्जीज और प्रीमियम, इन्होंने ये साफ किया है कि इन पे कोई इस चीज का असर नहीं पड़ेगा और इसीलिए जो है इन निचले स्तरों से इन स्टॉक में भी एक डिसेंट रिकवरी आई है। साथ ही साथ नैटको फार्मा सेमाग्लूटाइड लॉन्च रिपोर्ट की सफाई उन्होंने जारी की है और ये कहा है कि मार्च 2026 में भारत में सेमाग्लूटाइड लॉन्च करने के लिए पार्टनर्स के साथ वो काम कर रहे हैं।
लगातार ये स्टॉक में एक एक्साइटमेंट है और अनुमान से बेहतर नतीजों के चलते शैफलर इंडिया यहां पर एक पॉजिटिव रिएक्शन, एक अच्छी बढ़त हमने इनकी आय में 28% की देखी है, EBITDA में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई दिखी है और मुनाफे में 35% का इजाफा। इसीलिए शैफलर इंडिया यहां पर भी एक एक्साइटमेंट है। IRFC एक और काउंटर है जहां पर गवर्नमेंट के डाइवेस्टमेंट की खबरों के चलते 2% हिस्सा जो है वो बेस OFS से बेचेंगे, साथ ही 2% ग्रीन शू ऑप्शन है जिसके चलते स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर जरूर है। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जहां पर आज बेहतरीन एक्शन हम देख रहे हैं और जी हाँ, ब्रॉडर मार्केट स्पेस से भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि धीरे धीरे कर अब ऊपर आ रहे हैं। बट अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बाजार में क्या होनी चाहिए रणनीति, क्योंकि आज देखिए एक गैप अप ओपनिंग हमने देखी, ऊपरी स्तरों से थोड़े हम हल्के हो चुके हैं, बट किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि अब नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और ये देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सीधे चलेंगे अभिषेक के पास समझने के लिए क्या होनी चाहिए फिलहाल बाजार पे रणनीति। अभिषेक, कैसे देख रहे हैं आप डेटा पॉइंट्स? सृष्टि देखिए, थोड़े हल्के नहीं, लगभग पूरे के पूरे गेंस ही रेज कर दिए निफ्टी ने तो। और आप देखिए ऊपरी स्तर से आज दिन की ऊंचाई से लगभग 200 पॉइंट निफ्टी टूट गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 500 अंकों के आसपास की गिरावट आ गई है। तो ये सिर्फ गिरावट नहीं है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में भी डेंट है। और अगर आप देखेंगे माइन्यूटली थोड़ा, तो जो इंडेक्स के जो बड़े शेयर्स हैं ना, इंडेक्स पर प्रेशर बनाने का काम तो वही कर रहे हैं। SBI हो गया, RIL, ITC, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे के सारे वो शेयर हैं जो लगभग 3% या इससे ज्यादा का वेटेज रखते हैं। तो क्लियरली इनसे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। और जो आज गिरावट के पीछे सृष्टि वजह है, कहीं ना कहीं बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि ट्रंप जो है, मतलब देखा जाए तो उन्होंने जो टैरिफ लगाया है सोलर इंपोर्ट पर 126% का, बहुत छोटा एक तरह से सेगमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेजिंग देने की कोशिश है कि वो टैरिफ को लेकर यहां से और अग्रेसिव होंगे। और बाजार में इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं फियर है, क्योंकि ट्रंप बिल्कुल बौखलाहट में हैं और उनके पास अब जो भी विकल्प बचेंगे ना, उनको एक्सरसाइज करेंगे। वो भूल जाएंगी कि अल्टीमेटली तो भारत से जो इंपोर्ट होता है अमेरिकी कंपनीज करती हैं, तो उनके लिए महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये रीजन है। और एक रीजन और भी है कि आईटी में आज जो शुरुआत में जो तेजी आई, ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े आईटी स्टॉक्स भी हल्के हुए हैं। वजह यही है कि अभी भी कॉन्फिडेंस का भाव है, ये कितने टिक पाएगी इसको लेकर ट्रेडर्स के मन में, निवेशक के मन में चिंताएं हैं। और प्रॉफिट टेकिंग हमने ऊपरी स्तरों पर देखी है। कल अमेरिका और ईरान के बीच में हम देखेंगे कि बातचीत होगी थर्ड राउंड की जेनेवा में, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और थोड़े से ट्रेडर इसको लेकर सतर्क हैं। बाकी एफआईज आज देख के लग नहीं रहा है स्क्रीन को कि एफआईज कहीं से बाइंग के मूड में है, तो हो सकता है कि आज शाम को फिर से एक सेल का फिगर आए। निफ्टी में देखिए सृष्टि, स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कल भी हमने बातचीत की थी और हमने कहा था कि अगर आप लोअर लेवल पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो छोटे छोटे गेंस के लिए आप अप्रोच कीजिए। और आज हम ये देख रहे हैं कि नीचे की जो पुट्स है ना, उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है। 25,000 की पुट में चेक कर रहा था, करीब करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो धीरे धीरे लोग अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं और बाजार ने आज एग्जैक्टली 25,600 से 650 के रेंज में जाके वहां से रिवर्सल दे दिया, क्योंकि यहां से आगे चलने के लिए बाजार के पास फ्यूल नहीं था और वहीं पर रेजिस्टेंसेस के लेवल थे। और आप देखिए दिन के निचले स्तर पर है, निफ्टी ने लगभग पूरे के पूरे गेंस अपने सरेंडर कर दिए हैं। तो रणनीति होनी चाहिए कि अभी अगर आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है नई बाइंग को लेकर, तो थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो यहां से अपॉर्चुनिटी एक बन सकती है, क्योंकि 25,400 एक अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। और जो रेजिस्टेंस का लेवल यहां से अब दिखाई दे रहा है वो है 25,600 का, प्योरली इंट्राडे बेसिस पर। लेकिन आप छोटे ट्रेड कीजिए। निफ्टी में अगर आपको 100 पॉइंट मिल जाए तो एक बार एग्जिट करने का विचार कीजिए। बाजार अभी स्थिर नहीं है, स्थिरता एक बार लौट आएगी, उसके बाद फिर बाजार में आपको अपने ट्रेड्स को होल्ड करने की सलाह होगी। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते, जोखिम नहीं झेल सकते, तो फिर अभी आप इंडेक्स को अवॉइड कर दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव बन रहे हैं उस पर फोकस करके चलिए। निराशा आज सृष्टि निफ्टी बैंक को लेकर ज्यादा हुई है, क्योंकि निफ्टी बैंक में ऐसा लग रहा था कि जो रिवर्सल आ रहा है वो सस्टेन कर पाएगा। लेकिन आज देखिए दिन के ऊपरी स्तर से लगभग 500 अंकों के आसपास से गिरावट आ गई है और आज डाइवर्जन आपको साफ दिखाई देगा। SBI कमजोर है, इसके अलावा आप देखेंगे PNB कमजोर है, कोटक बैंक आपको कमजोर नजर आएगा। इनफैक्ट HDFC बैंक में भी हम नरमी देख रहे हैं, कोशिश देख रहे हैं। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ये थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियर ट्रेंड ना तो निफ्टी बैंक में भी नहीं है, निफ्टी को लेकर भी असमंजस की स्थिति है।
और अवॉइड करना मेरा मानना है कि थोड़ा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, यहां से 100 पॉइंट का रिस्क लिया जा सकता है निफ्टी को लेकर। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। अंशुल जैन हैं हमारे साथ, लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं, और इसके अलावा रूपक डे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत प्रदीप जी आपसे करना चाहेंगे। फिर से ढाक की 3 पात, वही स्थिति बाजार की हम देख रहे हैं, गेन सरेंडर हो गए कल की भारी गिरावट के बाद। हालांकि ग्लोबल पिक्चर उतनी खराब नहीं लग रही है अगर अभी आप देखेंगे तो, लेकिन भारतीय ट्रेडर थोड़े परेशान हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडेक्स में यहां से? जी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, विकास सर, सृष्टि जी एंड ऑल माय फेलो पैनलिस्ट। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं व्यू देने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही कुछ कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए निफ्टी में मेरा व्यू, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों से एक रेंज के अंदर निफ्टी चल रहा है। 25,350 300 के आसपास आने में एक बाउंस मिलता है। ऊपर के साइड में आपने देखा होगा 25,850 900 के आसपास का है। सो मुझे लगता है कि रेंज के अंदर अगर हम प्ले करना चाहते तो अभी ना बाई ना सेल, कुछ भी नहीं करना है। अगर बाई चांस 25,350 25,300 के आसपास आता है, मैं एक बार बाई कॉल लेना पसंद करूंगा। और अगर निफ्टी 25,750 25,800 के आसपास आता है तो मैं एक बार शॉर्ट पोजीशन लेने में बिलीव रखता हूं। अभी अगर आप एक ट्रेडर हो तो, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 61,250 के आसपास एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि 60,875 चल रहा है। तो एक परफेक्ट शॉर्ट बैठ रहा है, मुझे जितना समझ में आ रहा है आफ्टर द रीडिंग द चार्ट ऑफ लास्ट 10 to 15 20 मिनट्स। एक बार आपको 60,550 60,400 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन ओवरऑल साल भर मेरा व्यू पॉजिटिव है। लेकिन ट्रेडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बार निफ्टी बैंक पे शॉर्ट पोजीशन करेंट जोन से भी बनाया जा सकता है। 61,250 का एक स्टॉप लॉस डाल के 60,550 60,500 मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार आना है जी। के ऊपर ये स्ट्रेटजी प्रदीप जी की तरफ से। लेकिन प्रदीप जी आप कह रहे हैं कोई ट्रेड नहीं लेना है इंडेक्स में, चलिए भले ना लें लेकिन कुछ ट्रेड तो लेने पड़ेंगे क्लोजिंग ट्रेड के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। चलिए सबसे पहले पहुंचेंगे रूपक जी के पास। रूपक जी बताइए क्लोजिंग ट्रेड के तौर पर आपके पास क्या मौके आपने सेलेक्ट किए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा पहला कॉल रहेगा लॉरस लैब। इस स्टॉक ने एक रिसेंटली एक अपवर्ड ट्रेंडिंग एक पैटर्न बना रहा है छोटा टाइम फ्रेम में, और डेली चार्ट में अगर देखता हूँ तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और प्राइस राइज इज बैक्ड बाय राइजिंग वॉल्यूम। तो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है स्टॉक में, पॉजिटिव व्यू रहेगा हमारा। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1070 1065 जो भी भाव मिले करंट मार्केट प्राइस के आसपास। टारगेट रहेगा 1120 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1034 का। दूसरा कॉल रहेगा सेल साइड में। हाई रेंज से कुछ स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर है, जैसे कि एक स्टॉक है भारतीय एयरटेल, जिसपे अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखूं मैं, वीकली टाइम फ्रेम में ये लोअर टॉप बनाने चालू कर दिया वीकली टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर। फॉलिंग राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, फिर 21 ईएमए के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मुझे लगता है आप यहाँ से सेल करके चलना होगा। करंटली अराउंड 1912 चल रहा है और नीचे टारगेट रहेगा मेरा 1850। हायर एंड पे स्टॉप लॉस रहेगा 1935 1940 इनफैक्ट। तो 2 कॉल्स रूपक जी की तरफ से। पहला लॉरस लैब्स है, देखिए आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ गए। 1034 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 1120 का आपको टारगेट रखना है लॉरस लैब्स के ऊपर। दूसरा जो है वो एयरटेल पे है और वो है सेल की कॉल। एयरटेल में आपको टारगेट रखना है 1850 का निचले स्तरों पे, और ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1940 रुपए का। ये भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाएंगे, आप उसे नोट डाउन कर सकेंगे। तब तक हम चलते हैं अंशुल जी के पास। अंशुल जी, ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पे, जो क्लोजिंग कॉल्स के तौर पे आप क्या मौके तलाश कर लाए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? सर देखिए, पहले 3-4 अपडेट दे दूं। एक सुबह ग्रैनुअल्स बाय दिया था 599 में, 606 रुपए 7 रुपए वहां मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जीवी टीएनडी ये सुबह 3730 में बाय दिया था, 3868 का हाई बना, 138 रुपए मिले हैं,
यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल वाला सोना कॉम्स 533 से 541 हुआ है, 8 रुपए यहाँ मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद सुबह अभिषेक जी ने 2 सवाल पूछे थे, एक केईआई जहां पे हमने टारगेट दिया था जो अचीव हुआ है, 102 रुपए का प्रॉफिट मिला है, उसको बुक करना चाहिए। दूसरा हीरो मोटोकॉर्प पे सवाल था 5620 में 5840 का हाई बना है, जहां ट्रेड दिया था हमने, वहां भी 220 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब जब यहाँ 5 जगह से कैपिटल खाली हो गई है, तो अब आपकी कैपिटल जानी चाहिए श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है और ब्रेकआउट थोड़ा सा वॉल्यूम अट्रैक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वॉल्यूम और बढ़ जाना चाहिए, तो श्रीराम फाइनेंस लेके जाना चाहिए। 1080 में स्टॉप लॉस रहेगा 1060 और टारगेट रहेगा 1110। 1110 अगर सस्टेन करता है तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे 1130 तक के लिए, बट प्राइमा फेसी अभी 1110 का टारगेट लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, श्रीराम फाइनेंस के ऊपर ये कॉल है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1060 का, अभी 1082 के आसपास चल रहा है। टारगेट आपको 1110 रखना है, अगर वो सस्टेन होता है तो फिर 1130 के अल्टीमेट टारगेट के लिए आपको ये होल्ड करना होगा। 1110 पहले अचीव होने दीजिए, उसके बाद फिर रिव्यू भी कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी ने इंडेक्स पर स्ट्रेटजी दी थी, अब उनकी स्टॉक स्पेसिफिक जो भी स्ट्रेटजी है वो लेते हैं। प्रदीप जी बताइए, कहाँ मौके आप देख रहे हैं, खरीदारी के या बिकवाली के, दोनों साइड में जहां पे भी मौके हों? जी देखिए, आईओसी मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ पे बायर्स आ रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय करना चाहिए। आईओसी करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें पहला टारगेट 187 एंड सेकंड टारगेट 195 का होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस ऑफ 174.5 पे मेंटेन करके जाइए। 3 से 4 दिन का पोजिशनल व्यू रहेगा, आईओसी करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और सेकंड जो कॉल लेके आया हूँ हुडको, हुडको में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर है, एक ब्रेक डाउन भी आया है, नीचे का डाउन साइड अभी भी ओपन है, 188.70 के आसपास का प्राइस चल रहा है। हुडको से शॉर्ट करके जाइए। पहला टारगेट यहाँ पे आपको 182 एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको 176.5 आते हुए दिखाई देंगे। 194.5 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और करेंट जोन से एक बार आपको शॉर्ट करके जाना है। और एक कॉल लेके आया हूँ, वो है केफिन टेक्नोलॉजी। केफिन टेक में भी मुझे लगता है कि एक शॉर्ट बन रहा है अच्छा खासा, यहाँ पे सेलिंग आपको मिल सकता है। एक पोजीशन आपको केफिन टेक में 975 का टारगेट रहेगा। 975 टारगेट के लिए करेंट जोन से एक बार शॉर्ट करके जाइए। 1008 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। तो 3 कॉल्स एक एक करके, तीनों के आपको टारगेट स्टॉप लॉस नोट करा देते हैं। केफिनटेक सबसे लेटेस्ट, इसमें टारगेट 975 का रखना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1008 पर। हुडको सेल की कॉल है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 194 रुपये 50 पैसे पे, और आपको टारगेट रखना है 182 रुपये और 176 रुपये 50 पैसे, 2 टारगेट। आईओसी आपकी स्क्रीन पर है, 187 और 195 के 2 टारगेट्स आपको मिले हैं, और 174 रुपये 50 पैसे पे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो 3 ये कॉल्स हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। आप इसके स्टॉप लॉस और टारगेट को नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड जब भी आप लेते हैं तो। खैर, आप जब ये नंबर नोट कर रहे हैं, ट्रेडिंग के आइडियाज को अपने हिसाब से फिल्टर कर रहे हैं कि कौन सा ट्रेड आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, उस दौरान हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर तमाम एक्शन वाले शेयरों पर हम बात करेंगे। फिर ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और ब्रेक पे जाने के पहले हमने तमाम ट्रेडिंग आइडियाज की बात की, करीब करीब आपको 6 आइडियाज, हाँ टोटल 6 आइडियाज आपको मिले। 3 प्रदीप जी की तरफ से, 1 अंशुल जी की तरफ से और 2 रूपक जी की तरफ से। तो ये 6 आइडियाज मिले, आपने ट्रेड उस पर अपने हिसाब से लिए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं एक्शन वाले कुछ स्टॉक्स की, कुछ सेक्टर्स की। और एक्शन वाले शेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आज आपको दिखेगा आईटी का, ऑटो का, ये जो इंडेक्स है वो आपको दिखेगा। तो आईटी की बात तो हमने दिन भर काफ़ी की है, ऑटो थोड़ा सा मिसिंग रहा पूरे एक्शन से। ऑटो में आखिर इतनी तेजी क्यों है? निफ्टी ऑटो का इंडेक्स करीब 1.5% जो है वो चढ़ा हुआ है। सारे जो ऑटो सेक्टर के शेयर हैं, चाहे वो एमएनएम हो, हीरो मोटो हो या आयशर मोटर हो, बजाज ऑटो हो, सब में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आखिर ये तेजी क्यों है? अब जब सृष्टि हमारे साथ हैं तो ऑटो एनालिस्ट हमारे पास है, तो हमें फिर किसी और से क्यों पूछना। सृष्टि बताइए, क्यों इतनी बड़ी तेजी, आखिर क्या हो गया? देखिए विकास, जब ये पूरा जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन हुआ था तब एक ही बात साफ हुई थी कि इसको आप नियर टर्म
ट्रिगर ना समझे, ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। पूरी इकोनॉमी में आप देखिए ऑटो इंडस्ट्री 7% कंट्रीब्यूट करती है आपकी जीडीपी के, और उसमें अगर इतना बड़ा बूस्ट आपको मिलेगा तो उससे डिमांड कई समय तक कंटिन्यू होना लाजमी है। और यह लगातार हमने नतीजों में देखा, कमेंट्री में देखा, और तमाम फैक्टर्स उसको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि ऑटो इंडेक्स जो है अब अपने ऑल टाइम हाई लेवल से मात्र 2% दूर है। आज के सत्र में भी लगभग 1.5% तक की तेजी है। चाहे आप हीरो मोटोकॉर्प ले लीजिए, बजाज ऑटो ले लीजिए, इन सभी काउंटर्स आप देखिए शानदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और इनमें से कई सारे स्टॉक्स आप अपने 52 वीक हाई के बेहद करीब भी देखेंगे। अब रीजंस क्या है वो आपके सामने क्विकली रख देते हैं। टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लगातार हम अच्छी मांग देख रहे हैं। अगर हम इस महीने के वाहन डेटा को भी देखें तो दोनों सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है। साथ ही जीएसटी कम होने से गाड़ियां सस्ती जो हुई हैं, उसका जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, यानी लंबे समय तक उसका असर अब हम इकोनॉमी पे देख रहे हैं। महीने दर महीने ये ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। अच्छे मॉनसून होने की उम्मीद है, शादियों के सीजन से डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, और लगातार जो नए मॉडल लॉन्चेस किए गए हैं, जनवरी महीने में कितनी गाड़ियों, कितनी बाइक्स के लॉन्चेस हुए, और इस महीने में भी हमने देखा, चाहे वो टाटा पंच ईवी हो या फिर एमजी, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनीज ने गाड़ियां उतारी हैं, और उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया है। तो ये तमाम फैक्टर्स जरूर हैं जो कि ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इकरा के प्रोजेक्शंस की बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट FY26 में 6 से 9% तक ग्रो कर सकता है। वहीं पैसेंजर व्हीकल 5 से 7% की ग्रोथ दिखा सकता है, जो कि आपको याद होगा FY26 के स्टार्ट में ये प्रोजेक्शंस मात्र 1 या 2% पे थे। तो इन सभी फैक्टर्स को देखें तो जी हाँ, पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके सामने रख देती हूँ कि देखिए, हम अच्छे नंबर्स की तो बात कर रहे हैं, पर मार्केट शेयर कौन सी कंपनीज जो हैं वो गेन कर रही हैं। और ये कल मैं वाहन का डेटा रीड कर रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स वहाँ पर दिख रहे थे कि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने मार्केट शेयर गेन किया है सब्सटैंशियल अमाउंट से। वहीं टू व्हीलर्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड और टीवीएस मार्केट शेयर गेन करते हुए नजर आए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स ज़रूर हैं जो कि ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और जी हाँ, कुछ अगले हफ्ते ही हम देखेंगे कि ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आएंगे, तो उसको लेकर भी एक्साइटमेंट ज़रूर दिख रही है। विकास, बिल्कुल। तो तमाम ये एक्शन वाले जो ट्रिगर्स हैं वो आपके सामने सृष्टि ने रखे। अब एक काम करते हैं, एक राय भी ले लेते हैं। ऑटो सेक्टर में क्या पसंद है प्रदीप जी को, ये पहले पूछते हैं प्रदीप जी से कि ऑटो सेक्टर में उन्हें कोई शेयर नजर आता है क्या जहां पे कोई मौके तलाश रहे हैं वो। प्रदीप जी। जी देखिए, सृष्टि जी ने जैसे कि बताया, निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप देखेंगे 28,390 के ऊपर अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई एंड कंटिन्यूअसली का हायर हाई अप ट्रेंड आपको आते हुए दिखाई देंगे। बहुत जल्दी आपको 30,500 31,000 निफ्टी ऑटो इंडेक्स आते हुए दिखाई देंगे। अगर रही बात ओवरऑल ऑटो इंडेक्स में, मुझे दो स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है। टीवीएस मोटर भी अच्छा लगता है। टीवीएस मोटर भी आप देखेंगे 3,914 के आसपास चल रहा है कंटिन्यूअसली। 520 50 इनफैक्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है। जो एमएसीडी मैकडी हम देखते हैं, सुपर ट्रेंड देखते हैं, इनफैक्ट जो आरएसआई भी है वो भी कंटिन्यूअसली एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 4,350 4,400 टीवीएस मोटर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बजाज ऑटो भी एक अच्छा खासा राउंड अप बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, कंटिन्यूअसली एक हायर हाई फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट बजाज ऑटो भी मुझे लगता है कि अभी 10,060 के आसपास का प्राइस है। इनफैक्ट आज से 1 महीना पहले ही हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, उसमें मेरा बजाज ऑटो का कॉल भी था। तो कहीं ना कहीं मेरा जो टारगेट होता है वो पोजिशनली होता है, तो इसीलिए थोड़ा लंबा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 11,500 के आसपास का टारगेट आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, 11,500 का टारगेट होगा बजाज ऑटो के लिए। और आज हमने देखा कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर यह शेयर निकल गया और शानदार तेजी है। 2.25% की 2.5% के आसपास की वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। लेकिन एक शेयर जो कल भी कमजोर था, आज भी कमजोर है और निफ्टी का है दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर दिन के निचले स्तर पर, भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल ने जो एयरटेल मनी में 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जो प्लान किया है, वो निवेशकों को पसंद नहीं आ रहा है इनका प्लान ये। और जो गिरावट है, 2,000 रुपए से शेयर गिर के 2 दिन में अब 1,900 रुपए के आसपास आ गया है। रूपक जी, भारतीय एयरटेल क्या करना है, कब खरीदना है, या फिर यहां से भी शॉर्ट की गुंजाइश है, क्या राय होगी सर आपकी? जी, भारतीय एयरटेल में मैं अभी रिसेंटली जस्ट इस शो पे सेल कॉल भी दिया था मैंने। तो मुझे वीक लग रहा है भारतीय एयरटेल। देखिए, डेली चार्ट पे ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, सस्टेन भी करते हुए दिखाई दे रहा है।
सब सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी अपना पोजीशन एडजस्ट करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 200 डेज मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। वीकली चार्ट पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, 21 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है, तो सिग्निफिकेंट करेक्शन की उम्मीद है मुझे, बट मेरा शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा 1850 1860 तक। हायर एंड पे एक रेजिस्टेंस जो है 1940 के ऊपर थोड़ा बहुत स्टॉक में एक पुलबैक आ सकता है। ठीक है, भारतीय एयरटेल 1860 रुपए के टारगेट, ठीक है, 1940 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको यहां से भी शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन है। एक ऑटो शेयर लेकर आइए, आज गेंस अच्छे हैं यूनो मिंडा में और कंपनी ये सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अगर आप रिसेंटली देखेंगे इसको 3-6 महीने में तो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है, लेकिन कंपनी के क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है। यूनो मिंडा, राय आपसे इस पर लेना चाहेंगे अंशुल जी। आज 3% के गेंस हैं, क्या ये गेंस आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? सर बिल्कुल ट्रेड बन रहा है और बेहतरीन ट्रेड बन रहा है। मंथली या वीकली आप किसी पे भी देख लीजिए, वीकली पे 80 वीक्स का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 1172 पे, मल्टी वीक लगा के उसी को रीटेस्ट किया है। मूविंग एवरेज पूरी तरीके से कैचअप हो चुके हैं। फ्रेश ब्रेकआउट वाला मोमेंटम कैंडल आज के सेशन में दिख रहा है 1220, ये एक लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बचा है। 1220 निकलते से स्टॉक में पहला ही अप ट्रेंड आपको 1297 तक मिलेगा और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई लगा सकता है जो कि 1381 के आसपास है। तो स्टॉक बहुत तेज लग रहा है। 1220 निकलने के बाद आपको मोमेंटम मिलना स्टार्ट होगा। फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और 7 रुपए महंगा 1220 के ऊपर कंफर्म बाई कीजिएगा। ठीक है, 1220 रुपए के ऊपर कंफर्म बाई है यूनो मिंडा का शेयर। बीएल को लेकर एक खबर आई है कि कंपनी को 733 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये डिफेंस से रिलेटेड ही कंपनी है, निफ्टी का पार्ट भी है और आप देखिए 440 रुपए के आसपास के भाव हैं। प्रदीप जी, दिन के दौरान ये हमारे रडार पर आया था, लेकिन जैसा कि अंशुल जी कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा महंगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं भी थोड़ा वेट कर रहा था कि थोड़ा सा और महंगा हो जाए, 450 रुपए क्रॉस हो जाए तो शायद इसमें एक बढ़िया मोमेंटम बन जाए। व्यू आपका क्या होगा बीएल को लेकर, कब लेना है? जी अभिषेक सर, देखिए मेरा व्यू बीएल को लेके पॉजिटिव है। डिफेंस का बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक माना जाता है। इनफैक्ट हमने रिसेंटली देखा भी था 385 390 पे 2-3 बार आया था, वहां से अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ एंड 400 के ऊपर आ गया। उसके बाद कभी भी 400 के नीचे नहीं गया। तो अभी 405 410 के आसपास ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रिसेंटली 450 के ऊपर एक बार आया भी था, टिक नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया। अगर हम देखेंगे स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बेसिकली 53 है। इंडस्ट्री भी अभी चल रहा है 57 58 के रेंज पे, तो अभी भी वो कैलकुलेशन करेंगे। मुझे ज्यादा स्टॉक ओवर वैल्यूड लगता नहीं है और हर महीने 1-2 बार न्यूज आ ही आता है कि बीएल के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर। सो कहीं ना कहीं टेक्निकल फंडामेंटल दोनों को एक साथ करेंगे, बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। मैं समझता हूं कि आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 510 525 एक रेंज के आसपास मुझे लगता है कि वो टारगेट आना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट 1 क्वार्टर भी होल्ड करके जाते तो मैं समझता हूं कि इजीली आपको 515 520 पॉसिबल है। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 407 408 के आसपास मेंटेन करना चाहिए और करंट जोन से ही हम बाय करके जा सकते हैं। अगर हम मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 450 के ऊपर बाइंग करना है आपको। उस केस में आपको 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। अगर थोड़ा आप 1-1.5 महीना व्यू से भी बाय करना चाहते हो तो करंट जोन से ही हम बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, करंट जोन से भी बाय करके आप जा सकते हैं। बीएल के लिए जो थोड़े बड़े जो टारगेट हैं वो है 510 और 525 रुपए के। स्टॉप लॉस 407 रुपए का आप लगा के चलिए काम करते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और एक्साइटिंग ट्रेड हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छी रिसर्च लेकर आएंगे, आप फिर जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में और कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर अब बातचीत शुरू करते हैं। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, कॉनकॉर्ड बायोटेक का। बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा एक्शन होता हुआ यहां दिख रहा है। 11.5% के आसपास की तेजी इस वक्त दिख रही है कॉनकॉर्ड बायोटेक में। इस पर राय लेंगे हम अंशुल जी से। कॉनकॉर्ड बायोटेक, अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए चार्ट्स क्या कहते हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक के। बड़ी तेजी आ रही है, कुछ ज्यादा ही देखिए, करीब 82 लाख के वॉल्यूम के साथ हो रही है। सर बीटन डाउन काउंटर
है और ऑफ लेट बीटन डाउन काउंटर्स में अच्छी बाउंस बैक रैलीज आ रही हैं। कॉनकॉर्ड बायो वन ऑफ देम 32 हफ्ते में लगभग 46% करेक्ट हुआ है और आज जाके बाउंस बैक देना स्टार्ट कर रहा है। सर पे एक रेजिस्टेंस खड़ा है 1250 पे 50 डे मूविंग एवरेज का, तो वहां तक तो आराम से पहुंच जाएगा। 1250 अगर क्रॉस हुआ तो फिर ये बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा। डेली पे स्विंग हाई 1377 तक, तो आई वुड बी कंफर्टेबल बाइंग अबाउट 1250। 50 डे मूविंग एवरेज निकल जाए तो फिर इसके लिए राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो यहाँ से 1250 तक तो आराम से चला जाएगा। 1250 निकलने के बाद बढ़िया मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। तो 1250 के बाद आपको बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ये राय आपको कॉनकॉर्ड बायोटेक पे अंशुल जी की तरफ से। चलिए एक और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, लॉयड मेटल्स का। आप देखिए आज वैसे तो तमाम मेटल शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉयड मेटल्स के लिए एक ट्रिगर ये भी है कि नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने टारगेट दिया है 1600 रुपए का लॉयड मेटल्स पे। और 1600 रुपए का मतलब है करीब करीब अभी जो मौजूदा भाव है उससे आज की तेजी अगर हटा दे तो 35-36% का अपसाइड। वैसे 40% के अपसाइड पे उन्होंने सीएमपी दिया था और आज जो है वो थोड़ा चढ़ गया, तो आप उसके बाद देखिए कि 35-36% और यहाँ से जाता हुआ दिखेगा। तो 1600 रुपए के टारगेट के साथ लॉयड मेटल्स उन्होंने दिया है। जरा इस पर राय लेते हैं हम प्रदीप हल्दर जी से। प्रदीप जी, लॉयड मेटल जरा चेक कीजिए, 6% की तेजी दिख रही है, 1236 पे तो ऑलरेडी आ गया है भाव, 1600 के टारगेट दिए हैं नोमुरा ने। जी बिल्कुल, ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे फ्यूचर में भी। मुझे लगता है कि 1170 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे मैं 3 पार्ट में टारगेट देना पसंद करूंगा। पहला टारगेट आएगा 1315, सेकंड एक रेसिस्टेंस मैं देख पा रहा हूँ 1380 के रेंज पे। तो अगर 1380 क्रॉस होता है और एक दिन भी क्लोजिंग होता है, उसके बाद सीधा सीधा हमें ऑलमोस्ट 1550 तक ये टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। इनफैक्ट ये कॉल मैं आज देने ही वाला था, लेकिन इतना चल गया है सडनली, तो इसीलिए मैं अभी दिया नहीं। लेकिन बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, ये मोमेंटम आपको कैरी फॉरवर्ड भी होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लॉयड मेटल को लेकर ये व्यू है। मार्केट देखिए लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर तो आया है, लेकिन चल नहीं पा रहा है, चक्का कहीं ना कहीं जाम है। और बाजार में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो है विश्वास की कमी कि क्या बाजार यहाँ से चल पाएगा और क्या ट्रंप अब शांत बैठेंगे। ये कुछ प्रश्न है, कुछ और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, जरा उनके भी विचार लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं विनीत बोलिंजकर जुड़ गए हैं, और ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। विनीत सर, बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर। मार्केट को लेकर सर एक जरा व्यू शेयर कीजिए। क्या मार्केट ऐसी ठिठक ठिठक के रुक रुक के चलेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, और ये स्थिति कब तक आप देख रहे हैं सर? ये पूरा मुझे लगता है कि एक पूरा महीने ऐसे ही चलेगा। अगर हमने लास्ट 3-4 साल से अगर हम लोग ने करेक्शंस देखे हैं मार्केट में, फरवरी और मार्च में अग्रेसिव सेलिंग आती है। एंड इस बार आईटी स्टॉक्स जो इतने सालों के बाय एंड होल्ड वाले ट्रेड्स थे, लोगों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से, उनको काफी ठेस पहुंची है। और हमें लगता है कि यहाँ पे काफी अग्रेसिव सेल आएगा, और इसके चलते हम काफी नेगेटिव है आईटी स्टॉक्स पर। एंड जो स्टॉक्स जो बीटन डाउन है, जिनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ठीक नहीं है, हमें लगता है कि वो सेल ऑफ हो जाएंगे। तो इसके चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट काफी अग्रेसिवली करेक्ट करेगा आगे भी। ठीक है, मार्केट के आगे एग्रेसिवली और करेक्ट होने को लेकर आशंकाएं हैं। ये कुछ रीजंस हैं कि बाजार आज ऊपरी स्तरों पर क्यों नहीं टिक पाया। और देखिए ट्रंप को लेकर ना थोड़ी सी चिंता है, और चिंता क्या है ना कि आप फैक्ट से, आप डेटा से भी देख लीजिए कि आज NSE 500 में जो गिरने वाले जो शेयर हैं, सबसे ज्यादा कमजोर आपको देखेगा वेल्सपन लिविंग। तो क्या टेक्सटाइल को लेकर कुछ अलग से कुछ खेल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कुछ आड़ा टेढ़ा फैसला कुछ लेंगे, ये आशंकाएं बाजार में कहीं ना कहीं हैं। लेकिन चलिए, बाजार में कई बार क्या होता है, वोलेटिलिटी जब होती है ना तो मौके बनते हैं, और जो मौके थोड़ा समझ लेते हैं। गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आप जरा अपने ट्रेड्स बताइए, कहां पर आपका कन्विक्शन है गौरव जी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। पहला शेयर जो मुझे पसंद आ रहा है अभी, दैट इज AB कैपिटल। यहाँ से इंट्राडे में कुछ गिरावट में मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 353 के आसपास का इसका भाव चल रहा है, करंट मार्केट पे बाय कर सकते हैं। 344 का स्टॉप एंड 372, 372 के टारगेट्स ऑन अ पोजिशनल फ्रंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो मेटल स्पेस से है। आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम एक अच्छी बॉटम फॉर्मेशन के बाद अब एज अप हो रहा है। 4.25% की तेजी फिलहाल है। 357 के अराउंड है, बाय कर सकते हैं। 346 का स्टॉप एंड 380 तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 हफ्तों में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इस स्टॉक में। ठीक है, बढ़िया। दोनों सही सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किए गौरव जी, और आपका एबी कैपिटल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये 344 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और 372 रुपये के टारगेट के साथ आपको ये खरीदना है। जो स्पेशली अगर आप एल्यूमिनियम स्टॉक्स देखेंगे, नैल्को अच्छा चल रहा है, 346 रुपये का स्टॉप लॉस और 380 रुपये के टारगेट के साथ इसमें बाइंग करने की सलाह दी जा रही है। आईटी में जो गेंस आज के सत्र में आए हैं, क्या ये सिर्फ एक दिन वाला मामला होगा? क्योंकि पिछले हमने देखा था कि 5 दिन में लगभग आईटी इंडेक्स 8 से 9% करेक्ट हो गया था। और आज की तेजी कितनी है? आज की तेजी मैं आपको बता देता हूं, 1.5% के आसपास आईटी इंडेक्स ऊपर है, 1.6% टू बी प्रिसाइज। विनीत सर, आईटी को लेकर सर आपका व्यू क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि बहुत गिर गए, अब शायद चल जाएगा और आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या मुझे सही भाव मिल रहा है? तो क्या लगता है कि यही खरीदना है या फिर और नीचे जाए तो खरीदें? देखिए, जब तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आती है, रेवेन्यू गाइडेंस अच्छी नहीं आती है, मार्जिन्स कॉम्प्रेस नहीं होते हैं, तब तक आपको ये काउंटर से दूरी रहना चाहिए। हमें लगता है कि अभी हमने देखेंगे कि थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर भी चलेगा ये स्टॉक्स में, तो इनके चलते हमें लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन और बाकी है ये काउंटर में। और हम, जैसे मैंने पहले कहा, हम इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। एंटायर सेक्टर को एज अ बास्केट केस हम लोग बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ठीक है, विनीत सर की राय यह है कि अवॉइड करनी चाहिए और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ने इसी विचार से सहमत है कि अभी आप अवॉइड कर दीजिए। रिस्क लेके मतलब एक तो है कि रिस्क लो तो रिवॉर्ड बड़ा होना नहीं है, क्योंकि ग्रोथ वगैरह है नहीं आईटी में। अब रिस्क भी लीजिए, फिर यहां से भी नुकसान हो जाए तो फिर तो ऐसे काम करना ही क्यों। तो आईटी को लेकर ये व्यू हो गया। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे तो एक सेगमेंट ऐसे है जिसमें शेयर आपको काफी पिटते हुए दिखाई देंगे, वो है सोलर से रिलेटेड जो शेयर हैं। वॉरी एनर्जीज हो गया, इसके अलावा हमने देखा कि प्रीमियम एनर्जीज हो गया, विक्रम सोलार हो गया, ये तमाम शेयर भारी गिरावट के शिकार हुए। वारी एनर्जीज लगभग 11% टूट गया और उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका में जो सोलर कंपोनेंट का जो इंपोर्ट होता है उस पर टैरिफ को बढ़ा के ट्रंप प्रशासन ने कर दिया है 126%। और भी देशों पर हमने देखा कि इंडोनेशिया पर, लाओस पर भी टैरिफ को बढ़ाया गया है। लेकिन कंपनियों के बिजनेस पर इसका कितना असर आएगा, अमेरिका में कितना एक्सपोजर है, एक्सपोर्ट कितनी कर रही कंपनियां, इन तमाम चीजों पर जरा बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वारी एनर्जीज के ग्रुप हेड फाइनेंस अभिषेक पारीक। अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि एक्सपोजर यूएस में कितना है और कितना असर आप देख रहे हैं ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का? बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम आज वारी की बात करेंगे तो हमारा यूएस का एक्सपोजर अच्छा रहा है। हमारे पास सबसे जो बड़ी बात देखने वाली ये है कि यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा सेटअप है। आज 1.6 गीगावाट की यूएस की फैसिलिटी हमारी अप एंड लाइव है। 1 गीगावाट की फैसिलिटी हमने लास्ट करंट ईयर में इनफैक्ट एक्वायर भी करी है और 1.6 गीगावाट का नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूएस में कंस्ट्रक्शन के तहत है। सो अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर हमारी यूएस की टोटल कैपेसिटी 4.2 गीगावाट हो जाएगी, जो कि हमारी यूएस की ऑर्डर बुक का सप्लाई का ध्यान रखने के लिए बहुत सक्षम है। तो अभिषेक, क्या आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा असर नहीं आएगा क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो एक तरह से क्वेश्चन बन जाएगा? ट्रंप भी तो यही चाहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर कीजिए, हमारे लोगों को जॉब दीजिए। यूएस मैन्युफैक्चरिंग से डेफिनेटली आपकी ड्यूटी इंसुलेशन होती है, आप प्रोडक्शन मिलती है आपको, यूएस पे सप्लाई और ज्यादा कर पाते हैं। बट इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि यहाँ पे जो आज ड्यूटी का अनाउंसमेंट हुआ है कल, उसके अंदर में इम्पैक्ट रियली में कहाँ आने वाला है। क्या इंडिया में जो पैनल बना, जिसका सेल इंडिया में नहीं बना, दूसरी किसी कंट्री से लिया गया, जिस कंट्री पे यूएस पे टैरिफ काफी कम है, और सोलर पैनल की असेंबली अगर इंडिया में हुई जो हम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट पे भी ये ड्यूटी लगेगी? तो जवाब है नहीं। यूएस में
ड्यूटी उस पॉइंट पे लगती है जहां पे सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सो उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग इंडिया में ही सोलर सेल बनाए और इंडिया में ही सोलर पैनल भी बनाए, सेल भी इंडिया का बना और पैनल भी बना, और फिर हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो ड्यूटीज है इसका इम्पैक्ट आता है। परंतु हम तो पिछले इतने वर्षों में यूएस एक्सपोर्ट्स करते हैं जहां पे हम लोग इंपोर्टेड सेल यूज कर रहे हैं जो यूएस में अलाउड है, फुल्ली ट्रेसेबल सॉल्यूशन के साथ, और उस सेल का यूज करके हम यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे ना ही पिछले साल 12 महीने जब ये टैरिफ चल रहा था 50% का, ना ही उस दौरान कोई खासा असर आया हमारे किसी भी फाइनेंशियल पे या हमारे किसी भी ऑर्डर बुक के ऊपर। इनफैक्ट लास्ट 12 महीनों में तो सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक की बढ़ोतरी हमने देखी है यूएस मार्केट से। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारी सप्लाई चेन सुरक्षित है, ऑल्टरनेट सप्लाई चेन सॉल्यूशन या ऑल्टरनेट कंट्री से सप्लाई चेन कंटिन्यू करते रहेंगे सोलर सेल की, तो इस प्रकार की ड्यूटीज का हमको इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। अभिषेक जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी और कंट्री से जो सोलर सेल है उसको इंपोर्ट करते हैं यूएस में तो आपको थोड़ा भी असर नहीं होता है, लेकिन क्या आप अभी थोड़ा सा भी सोलर सेल जो है वो इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है? जी नहीं, हमने इंडिया से अभी तक सेल का एक्सपोर्ट चालू नहीं किया, क्योंकि इंडिया में तो सेल की डिमांड इतनी आज ज्यादा है कि इंडिया की सेल सप्लाई भी आज कम पड़ जाती है। इंडिया में जो नई फैसिलिटी हम चालू करने वाले हैं 10 गीगावाट की, वो फाइनेंशियल ईयर 27 में स्टार्ट हो जाएगी। ये सेल कैपेसिटी आने के बाद हमारी इंडिया की टोटल सेल कैपेसिटी लगभग 15.5 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये भी हमारी इंडिया की ओवरऑल जो डिमांड और जो कंजप्शन और ऑर्डर बुक को देखते हुए कम पड़ जाती है। सो यूएस की ऑर्डर बुक के लिए और यूएस की कस्टमर्स के लिए हमें सेल बाहर से ही सोर्स करना होता है। थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से देखा था कि आप यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उस डायरेक्शन में आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? जैसा आपने देखा, पिछले 12 महीनों में हमने यूएस में सेल मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट करी ही है 1.6 गीगावाट की। उसके साथ हमने 1 गीगावाट की नई कैपेसिटी का एक्विजिशन भी किया है एरिजोना में। तो यूएस में हमारी आज की डेट में 2 फैसिलिटी ऑलरेडी हो चुकी हैं। हमने ये भी अनाउंस किया कि हम यूएस की फैसिलिटी को 1.6 गीगावाट से कैपेसिटी का विस्तार करेंगे। मतलब यूएस में हमारी कैपेसिटी टोटल मिला करके 1.6 गीगावाट प्लस 1 गीगावाट एक्विजिशन और नया 1.6 गीगावाट मिला के 4.2 गीगावाट हो जाएगी अगले वर्ष के अंदर, फाइनेंशियल ईयर FY27 में। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आज जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए कि कितना इम्पैक्ट होगा या फिर कैसे आप उसको जो है वो टैकल कर रहे हैं, कंपनी के बिजनेस पर कितना असर होगा या नहीं होगा, ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक राय जो है वो लेते हैं हमारे मेहमानों से भी। ये राय हम लेंगे गौरव जी से। गौरव जी, जरा एक बार बताइए, सोलर कंपनियों पे जो ये असर पड़ा है उस पर आपकी क्या राय है, खासकर वारी एनर्जीज पर आपकी क्या राय है? कंपनी का मैनेजमेंट तो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा असर उन पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जितना भी सोलर सेल जो है वो किसी दूसरे देश से सीधा इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, तो उन पर ये ड्यूटीज जो एडिशनल ड्यूटीज़ हैं उन पर नहीं लगेंगी। और हालांकि स्टॉक पे रिएक्शन आज जो है वो 10% के आसपास का हो गया। जैसी खबर आई, शुरुआत ही सुबह जो है वो 10% की गिरावट के साथ हुई। तो जब कंपनी का क्लैरिफिकेशन आ गया तो क्या व्यू बनता है आपका इस पर? विकास जी, हाय, गुड आफ्टरनून। और यस, क्लैरिफिकेशन जरूर आया है, लेकिन डेंट जो इनिशियल फ्रंट पे लगा है वो एक सेंटिमेंटल डेंट भी है एट लार्ज पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। और वारी एनर्जी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स भी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का। देयरफॉर एक 2500 का एक सपोर्ट यहाँ पे बनता है। जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है ये स्टॉक, आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अभी जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पोजीशन है उनको अपना पोजीशन इंटैक्ट रखना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल स्टोरी इंटैक्ट है। और वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सोलर पैनल सेगमेंट की बात करें, तो ये कोई शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। और यहाँ पे थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। देयरफॉर ये जो डिप मिला है उसे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक बार को कंसिडर किया जा सकता है। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट में क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट पर क्लियरली फिलहाल आपको वारी एनर्जीज अवॉइड करना है, थोड़ा सा बच के चलें। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। आज के ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अक्षय पी भागवत जुड़ चुके हैं। और अक्षय, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन की रणनीति?
जी गुड आफ्टरनून। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए जो स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आप ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी मजबूत है। डेरिवेटिव्स में पॉजिटिव रोलओवर देखे हैं हमने, और उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च में आपको जल्दी ही जो रेंज बाउंड सिनारियो है उससे एक पॉजिटिव अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बाय करनी है 30 मार्च एक्सपायरी की 940 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, जिसको आपको करंट मार्केट में बाय करनी है। टारगेट 1 आपको बना के चलना है इस स्ट्रैटेजी में 51 का, और एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 63 का। स्टॉप लॉस आपका बनेगा ऑप्शन प्रीमियम पे 21 रुपए का। एक अप्रोक्सीमेट टारगेट आप 10,000 रुपए का स्ट्रैटेजी में बना के चले एज अ प्रॉफिट, एंड आपका रिस्क या स्टॉप लॉस आप डिफाइन करें ₹5,000 का। ऑलराइट, तो चलिए इंडसइंड बैंक की कॉल ऑप्शन 940 की आप खरीद के चल सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। पर अक्षय, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ये रणनीति हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए। पर अपने व्यूअर्स को हम ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफ सेगमेंट में नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज ये जो नुकसान है वो 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर ट्रेड लें अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए अब फिर से जो है एक बार मार्केट्स पे लौटते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट्स अपनी पूरी बढ़त गंवाते हुए मात्र 20 अंकों की ही तेज़ी रह गई है फिलहाल निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 80 अंकों की कमज़ोरी दिखा रहा है, बट कई सारे काउंटर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से बस कर रहे हैं। और इसी लिस्ट में एक बार बात करते हैं जिंदल 100 की भी, क्योंकि ये काउंटर भी हम आमतौर पर इतना डिस्कस नहीं करते हैं, बट आज NSE 500 का टॉप गेनर बन चुका है। प्रदीप जी, एक बार जिंदल 100 पर व्यू दीजिए। देखिए सुबह से ही ये मूव सस्टेन्ड है, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे कोई मौके तलाशें? मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का एक सेलिंग प्रेशर ओवरऑल हमने देखा है पर्टिकुलर स्टॉक्स में 375 350 से लगातार एक सेलिंग प्रेशर, इनफैक्ट बियरिश फ्लैग पैटर्न बना है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। नीचे से एक बेस फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस 207 210 के आसपास है। सो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा अगर स्टॉक 210 के ऊपर सस्टेन होता है, एक दिन भी क्लोजिंग आता है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि 245 250 तक भी जा सकता है। बिफोर दैट एक बार हमें वेट करना चाहिए। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, यू मे होल्ड विद ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 172। 172 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं, बट फ्रेश बाय आप इन स्तरों पर ना करें, ये क्लियर राय आती हुई जिंदल 100 के लिए। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पर हमारे तमाम एक्सपर्ट से हम जानेंगे उनके BT/ST या फिर ST/BT आइडियाज, बट इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से अपने गेंस को खोने के बाद एक रेंज में कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 40 अंकों की हल्की सी बढ़त है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 35 अंकों की गिरावट है। 61,000 के आसपास हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव हो रहा है। इस बीच अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे तो लगभग बराबरी का मामला है। 1488 शेयर गिरावट वाले हैं और 1442 शेयरों में हम देख रहे हैं कि तेजी आज के सत्र में हो रही है। सबसे ज्यादा गिरावट में कहाँ निफ्टी में कहाँ इस वक्त है, वो है रिलायंस। रिलायंस ने 1400 रुपए का क्रूशियल लेवल ब्रेक कर दिया है फिर से। 2% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। और अगर हम पिछले 2-3 महीने देखेंगे तो रिलायंस ने तो पैसे बना के दिए ही नहीं है। छोटे मोटे बाउंस आए हैं लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए हैं वो। राय इस पर एक लेना चाहेंगे प्रदीप आपसे। ये खबर भी आई थी कि इन्होंने वेनेजुएला का क्रूड खरीदना शुरू कर दिया है। शेवरॉन ने एक खेप इनको भेजी है क्रूड की। राय आपकी रिलायंस को लेकर, क्या और वीकनेस बढ़ते हुए देख रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल अभिषेक सर, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 1360 1365 रिविजिट हो सकता है। लेकिन लंबे टाइम के हिसाब से मैं व्यू मेरा पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके का 1435 1440 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लगाया है, मैं समझता हूं कि एक बार आपको 1360 के आसपास का आपको टारगेट आना चाहिए। और मार्केट में भी बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, तो इसीलिए 1425 1425 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा के एक शॉर्ट कॉल भी लेके जा सकते हो। पहला टारगेट ऑफ इसमें होना चाहिए 1385 एंड सेकेंड टारगेट होना चाहिए 1370 तक इजीली आपको मिलेंगे। ठीक है, 1370 रुपए तक के टारगेट रिलायंस में आपके लिए बन जाएंगे नीचे की तरफ शॉर्ट करने पर।
और 2% की गिरावट, तेज गिरावट रिलायंस हम देख रहे हैं। और रिलायंस ये है कि बाजार को ना अब उठने नहीं दे रहा है, क्योंकि बड़ा वेटेज रखता है रिलायंस। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो करीब 8.5% के आसपास का, तो ये स्टॉक प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। लेकिन एक और स्टॉक है जिसको लेकर ना ट्रेडर या फिर निवेशक थोड़े चिंतित जरूर होंगे, और वो है इटर्नल का। 1.5% की गिरावट, और आज का जो लो है एग्जैक्टली वो 250 रुपए का है। विनीत सर, आपसे राय जानना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जब शेयर चला था ये और 370 तक गया तो लगा कि शायद बस मिस हो गई, और तब हम इसके वैल्यूएशंस को इसकी जायज ठहरा रहे थे कि ठीक है, ग्रोथ वाली कंपनी है तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। राय आपकी क्या है सर? क्योंकि प्रॉफिट बना रही है कंपनी, बट बहुत छोटा प्रॉफिट बना रही है। मार्जिन वगैरह को लेकर कंसर्न्स हैं कि आगे आगे क्या होगा। आपका व्यू, इटर्नल लेना है 250 पर या फिर वेट करना अभी? इधर अच्छा लेने के लिए हम इसमें ऐसा और ट्रैक्शन देखना चाहिए, प्रॉफिट नंबर थोड़ा मजबूत है। ठीक है, संपर्क टूट गया है हमारा विनीत सर से, लेकिन इस पर एक व्यू ले लेते हैं। गौरव जी भी थोड़ा फंडामेंटली ट्रैक करते हैं, और इटर्नल पर तो हमने सवाल लगभग रोज ही पूछा है। और ये वो स्टॉक्स हैं, थोड़े फैंसी स्टॉक्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास हैं, रिटेल के पास भी हैं। अब म्यूचुअल फंड ने अगर अपनी होल्डिंग कम की है तो रिटेल ने लिया होगा, या फिर हमारे घरेलू फंड्स ने मतलब एफआईज ने अपना बेचा है माल, तो हमारे घरेलू फंड्स ने और रिटेल ने लिया होगा। यहाँ पर इटर्नल को लेकर व्यू आपका गौरव जी, क्या इटर्नल और वीक होते हुए देखा आप देख रहे हैं, या फिर बाइंग जोन में आ गया आपके? अभिषेक जी, कहीं ना कहीं यस, ग्रेजुअली अब ये बाइंग जोन में ही एंटर कर रहा है, अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 240 इज द नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल, वहां पे इसे कंसिडर करना चाहिए। और दूसरा, आप जैसे आपने पूछ रहे थे कि एफआईआईज ने पोजीशंस काटी हैं सितंबर से दिसंबर के तिमाही में, तो वो पोजीशंस कहीं ना कहीं ऐड ऑन हुई हैं ऑन द डीआईआई फ्रंट एंड सम बिट ऑन द पब्लिक रिटेल फ्रंट एज वेल। तो वहां से एक ऐड ऑन फिगर बनी है। ठीक है, ये राय होगी इटर्नल को लेकर। एक और सेगमेंट था जो हमारे रडार पर था, वो था बॉल बेरिंग वाली कंपनीज। दरअसल देखिए, शेफलर इंडिया के नतीजे आए हैं, जो जर्मनी की कंपनी है। यहाँ पर उनका भारतीय कारोबार है शेफलर इंडिया के नाम से, और उनके नंबर बड़े अच्छे आए प्रॉफिट के फ्रंट पर या फिर रेवेन्यूज के फ्रंट पर, और नतीजों से पहले भी शेयर चल रहा था। आज फिर से आप देखिए कि करीब 4 से 4.5% के आसपास की तेजी है। उसी सेगमेंट की कंपनी टिमकेन में भी हम देखने की लगातार बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। राय अंशुल जी आप दीजिए, इस स्पेस में कहीं कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है? सर, शेफलर सुबह भी अपनी बात हुई थी कि 3464 तक जा सकता है। 34 का हाई बना है, मेजर रेजिस्टेंस जोन में है, तो इस स्टॉक पे अब वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। मेजर रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है। वहीं टिमकेन ठीक लग रहा है, टिमकेन में अभी भी जगह बची हुई है। बड़ी रेंज से ब्रेकआउट आ रहा है 3330 के अराउंड। तो इस स्टॉक को अगर आप मे बी 1-1.5 महीने का समय देते हैं तो 3690 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुरंत कुछ करना है तो टिमकेन बहुत बेहतरीन लग रहा है। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आते आते आ ही रहा है, और आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो 3690 इस टारगेट के लिए इस स्टॉक को प्रीएम्प्टिव बाय करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए एक प्रीएम्प्टिव बाय आप ज़रूर कर सकते हैं शेफलर इंडिया में। ये देखते हैं किस ये काउंटर आगे किस तरीके से परफॉर्म करता है। बट आज कहीं ना कहीं आप देखिए तो हाल फिलहाल एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज भी जो है वो फोकस में है, क्योंकि देखिए अब गर्मी का सीज़न आने वाला है, ऐसे में एसी की डिमांड्स बढ़ेंगी, पर रेफ्रिजरेंट कूलिंग गैसेस जो हैं उनका भी जो है इस्तेमाल होगा। बट उसके ठीक पहले थोड़ा प्राइसिंग पे कंसर्न्स हम आते हुए देख रहे थे। कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट से हाईलाइट कर रही थी, इसीलिए आपको याद होगा कि कल नवीन फ्लोरिन में 3-4% की गिरावट थी। एसआरएफ लगातार कमज़ोर हो रहा है और अब 2600 के लेवल्स के आसपास आ चुका है एसआरएफ, और नवीन फ्लोरिन को भी एक बार देखते हैं 6700 के लेवल्स के पास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। गौरव, एक बार आपकी रीडिंग ये दोनों ही काउंटर्स में कैसे देख रहे हैं आप? हाय शशि, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग एसआरएफ स्टॉक में आ चुकी है। विद इन द केमिकल स्पेस ये अमंग द बेटर प्लेस्ड काउंटर्स है।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। अभी रिवर्सल के संकेत भी नहीं है, तो अभी मैं इसे अवॉइड की सूची में ही रखूंगा। As far as Navin Fluorine is concerned, it is comparatively better placed. यहाँ से अगर हमें कंसिडर करना है तो Navin Fluorine probably is a better bet when compared with SRF. ऑलराइट, तो नवीन फ्लोरीन बेटर प्लेस्ड है एसआरएफ के बदले। यहाँ पर एक बार ध्यान ज़रूर रखेंगे और देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये काउंटर्स मूव करते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे नवीन फ्लोरीन के नतीजे जो हैं वो काफ़ी अच्छे आए थे इस बार। स्टॉक में उस दिन बहुत अच्छा मूवमेंट था, बट उसी के साथ साथ ब्रोकरेजेस सस्ते वैल्यूएशंस या अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के चलते एसआरएफ को प्रेफर कर रहे थे। अब वो अलग बात है, हाल फिलहाल ये कंपनीज इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं स्टॉक मार्केट प्राइस के चलते, और कई सारे अन्य न्यूज़ फ्लो भी है, बट इनको ट्रैक करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जिस तरीके से डिमांड बढ़ती है क्या प्राइसिंग पावर भी इनके पास लौटेगी या नहीं। एक और काउंटर की चर्चा करते हैं। अभी पिछले 10 मिनट में थोड़ी सी गिरावट हावी हुई है उसमें, और वो है बर्जर पेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल बर्जर पेंट्स का काउंटर लगभग 0.25% की गिरावट दिखा रहा है। और प्रदीप जी, मैं देख पा रही हूँ कि लगातार इस काउंटर में प्रेशर है। थोड़ी सी रिकवरी कल परसों आने की कोशिश करी थी और फिर ये 450 तोड़ते हुए नीचे निकलने की कोशिश में है। कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं आप इसको? देखिए 440 के आसपास एक ट्रिपल बॉटम सपोर्ट है। इससे पहले भी हमने देखा 3-4 बार कोशिश किया था 440 ब्रेक करने का, 440 ब्रेक नहीं किया एंड सपोर्ट से एक बार पुल बैक देखने को मिला था। लेकिन ऊपर सपोर्ट पे, ऊपर रेसिस्टेंस पे जो है ऊपर बार बार लेने के बाद फिर से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल 1-2 दिन में ही आपको एक बार 450 445 तक 440 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेश शॉट यहाँ पे नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि डाउन साइड लिमिटेड है। 440 अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है और एक दिन का क्लोजिंग कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद सीधा सीधा स्टॉक आपको 405 410 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर 440 ब्रेक नहीं करता है, एक बार अभी वेट करना मुझे लगता है कि सही रहेगा। ठीक है, बर्जर पेंट को लेकर ये व्यू। इस बीच देखिए एसबीआई को लेकर खबर आई है कि करीब 10.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। तो एक ब्लॉक डील हुई है एसबीआई के शेयर में, और 1200 रुपये का भाव हम देख रहे हैं एसबीआई में। आज इसमें कमजोरी है, और हमने देखा था कि ये शेयर 1250 रुपये के आसपास चला गया था, और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमने शेयर में देखी है। 1234 रुपये 70 पैसे का रिकॉर्ड बनाने के बाद शेयर नीचे आया है। और आज निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में आपको एसबीआई भी दिखाई देगा, लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। गौरव जी, एसबीआई लगता नहीं कि अब बहुत यहां से नीचे आएगा, क्योंकि पीएसयू बैंकों में मोमेंटम है, थोड़े बहुत हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। आपकी राय क्या है? ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने क्लियरली एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है ये निफ्टी बैंक में। आपकी राय क्या है एसबीआई को लेकर? अभिषेक जी, एट लार्ज आई हैव ऑलवेज 1-1.5 साल से मैं पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहा हूँ पीएसयू बैंक्स पे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ये मेरे फेवरेट्स रहे हैं। लेकिन इन स्तरों पे आई एम नॉट कंफर्टेबल, नॉट एट ऑल कंफर्टेबल बाइंग एसबीआई, और ना ही मैं उस एग्रेसिवली सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ऑफ लेट हमने देखा है 1000 रुपए से 1200 प्लस की तेजी बहुत कम समय में आ गई है स्टॉक के अंदर, वेयर एज जो अदर पीएसयूज हैं दे आर येट टू पेयर अप। देयरफॉर मैं अभी भी कैनरा बैंक के साथ ही जाऊंगा। इसके अंदर मोमेंटम मुझे ज्यादा महसूस हो रहा है। वैल्यूएशन फ्रंट पे बहुत इंप्रेसिव है, as good as SBI, but अभी एक चाल आनी बाकी है। It has to pair up. So therefore, I think अभी के हिसाब से देखना हो तो कैनरा बैंक is a much better bet. ठीक है, कैनरा बैंक देखिए इसमें वॉल्यूम एक्शन भी है, और एक स्पाइक आया है कैनरा बैंक में लोअर लेवल से, करीब 1.5% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। और सिर्फ कैनरा बैंक नहीं, अगर आप सरकारी बैंकों को निकाल के देखेंगे ना, तो कई सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर अच्छे मूव आए हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हमने लगभग 2 हफ्ते पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर चर्चा की थी कि क्या ये बैंक यहां से और पैसे कमा के दे देगा। तब लगभग 60 से 65 रुपए के आसपास के भाव थे, और आज आप देखिए लगातार 4 सत्र की तेजी में ये शेयर आ गया है लगभग 75 रुपए के आसपास। 3% के स्ट्रेंथ आज भी हम शेयर में देख रहे हैं, और वॉल्यूम आप देखिए करीब 6.25 करोड़ शेयरों के सौदे हो गए हैं। और ये रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर देखिए आप, मतलब अगर 12 महीने का अगर होराइजन देखेंगे तो 1.5 गुना हो गया है शेयर। ये सस्ता स्टॉक है, एनपीए क्लीनअप वगैरह हो चुके हैं। अंशुल जी, राय क्या होगी आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर?
क्या यहां से भी तेजी की उम्मीद हम करके चल सकते हैं? सर सौभाग्य से पिछली बार भी राय आपने मुझसे ही ली थी और तब हमने डिस्कस किया था 939 वीक्स का वीसीबी पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है 65 रुपीज पे। इस स्टॉक को 6 महीने का समय देंगे तो 99 रुपीज का आपको टारगेट मिलेगा। फिलहाल एक्सटेंडेड है स्टॉक, फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। जो मिस कर गए रैली 2 से 3 हफ्ते अगर टाइटनेस बनती है, साइडवेज कंसोलिडेशन, मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद, तो आपको छोटे स्टॉप लॉस से री एंट्री का मौका मिलेगा। और जिनके पास है उनको आराम से होल्ड करना चाहिए। 99 आने में अभी भी कोई दाग नहीं है, एकदम स्ट्रांग मोमेंटम अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है, होल्ड करना चाहिए 99 तक के लिए। ठीक है, 99 तक के लिए होल्ड कीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। 3% की तेजी इसमें आज है और यहां से भी अच्छे डिसेंट अपमूव के लिए आप शेयर को होल्ड कर सकते हैं। चाहे तो नई खरीदारी भी इसमें करके आप चल सकते हैं। क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है। आप देखेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो वैल्यूएशन है ना, वो बहुत ही आकर्षक आपको नजर आएंगे। नंबर्स वगैरह भी ठीक ठाक आए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। एक और शेयर क्या संभल गया और आगे और चलेगा? एमसीएक्स में आज हमने स्ट्रेंथ देखी है और अच्छी बात यह है कि एमसीएक्स ने अपने दिन के दौरान अपनी तेजी को ज्यादा गमाया नहीं है। हमने देखा था कि प्रॉफिट टेकिंग में शेयर 23 रुपए के नीचे आ गया था और अब फिर से बढ़ के 24.5 रुपए का हो गया है। प्रदीप हल्दर जी, एमसीएक्स चांदी सोना चमके तो एमसीएक्स भी थोड़ा सा चलने की अच्छी कोशिश कर रहा है। राय आपकी एमसीएक्स पर? गौरव जी आप राय दीजिए। गौरव जी, एमसीएक्स क्या करना है सर? बहुत बढ़िया है, जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। करंट लेवल 2450, गुड लेवल टू बाय द स्टॉक। इमीडिएट टारगेट 2600 से 2650 के। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अराउंड 2380, वो भी नजदीक ही है। दीज आर गुड लेवल्स। तो चलिए एमसीएक्स यहाँ पर एक नज़र ज़रूर रखेंगे क्योंकि आज 2% की अच्छी तेज़ी एमसीएक्स में देख सकते हैं आप। और जी हाँ, एमसीएक्स काफ़ी हाईली कोरिलेटेड है तमाम मेटल काउंटर्स से भी। चाहे आप देख लीजिए, चाहे प्रेशियस मेटल्स जिस दिन वो ऊपर रहते हैं उस दिन यहाँ पर एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, या फिर बेस मेटल कमोडिटीज़ ओवरनाइट वहाँ पे भी बहुत अच्छे मूवमेंट्स थे और कहीं ना कहीं वो रेप्लिकेट होते हुए 2600 के टारगेट्स यहाँ पर आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। बट अब कुछ ही मिनट रह गए हैं और मार्केट कहीं ना कहीं 25,500 के फिर एक बार नीचे क्लोजिंग की तैयारी करता हुआ। निफ्टी बैंक अपनी पूरी बढ़त गंवाते हुए जो है फिलहाल सपाट ट्रेड कर रहा है। पर मार्केट की जो ब्रेथ है, अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो इतना कंसर्निंग नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात सामने ज़रूर आ रही है। बट एक और कंसर्निंग फैक्टर ये भी है कि आज आपको रिलायंस से सपोर्ट नहीं है, आज आपको एसबीआई से सपोर्ट नहीं है। अब ये जो दिग्गज हैं ये अगर ड्रैग कर रहे हैं तो ऐसे में निफ्टी को ऊपर कौन ले जाएगा? क्या आईटी जो थोड़ी बहुत बाउंस बैक दिखा रहा है, क्या यहाँ से और ज़्यादा सपोर्ट आएगा आने वाले दिनों में, और क्या कंटिन्यूड सपोर्ट आएगा? ये देखना जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। प्रदीप जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूँगी। मुझे पता है हम आईटी पे कई बार चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, शायद प्रदीप जी का कनेक्शन अब हमारे साथ नहीं है, पर अंशुल, आईटी पे हमने आपका भी कई बार टेक लिया है। बट मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरीके का बाउंस बैक है, ऐसे में किस तरीके का डेटा बिल्डअप आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, नए लॉन्ग एडिशन हो रहे हैं, या अभी डेटा की जो पिक्चर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कंस्ट्रक्टिवली बोल पाएँ कि क्या ये जो चाल है आगे कंटिन्यू रहेगी? देखिए, लास्ट फ्राइडे भी 13 फरवरी को जब हम गैप डाउन खुले थे ओपन लो के साथ, 3 दिन का बाउंस बैक आया था, उसके बाद 5 दिन की फॉल आई है। आज भी हम ओपन लो के साथ खुले हैं और कल की रेंज के अंदर ही है। कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग बिल्ड हो रही है, कुछ हद तक वैल्यू बाइंग दिख रही है। तो यहाँ से और डाउनसाइड, अनलेस कोई एक नया प्लगइन आ जाए कल आज रात को और कल वापस से 2-3% डाउनसाइड खुल जाए तो अलग बात है। बट अगर कोई न्यूज फ्लो नहीं आता है अगले 2-3 दिन, या हल्का सा भी कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है, तो सीएनएक्स आईटी में एक बाउंस बैक बनते हुए आपको दिखेगा। पहले गैप फिल होगा 31,500 तक और फिर 10 डे मूविंग एवरेज है 32,000 के आसपास। तो सीएनएक्स आईटी में आपको करीब करीब 800 से 1200 रुपए की तेजी ऊपर की तरफ दिख सकती है। बट ये केवल एक बाउंस बैक है। अगर पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं इस बाउंस बैक में, केवल और केवल लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप से एक्सट्रीमली दूर रहना है। इस समय उनके चार्ट्स बहुत ज्यादा वीक हैं।
हर छोटे बाउंस पे तगड़ी सेलिंग आ रही है। तो इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, बाउंस बैक प्ले करना है तो इन 4 काउंटर्स में प्ले कर सकते हैं 2 से 3% के लिए, बट उससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि बहुत तेजी से गिरावट आई है 15 दिन में 26%। या तो साइडवेज जाएगा बाउंस बैक के बाद या फिर नया लो बनाएगा। तो बाउंस बैक में लार्ज कैप के द्वारा छोटा सा पार्टिसिपेशन कर लीजिए, बट उसके बाद छोड़ देना चाहिए। साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ऑलराइट, तो चलिए आईटी में साइडवेज मूवमेंट आने वाले समय में आ सकता है। अगर एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप्स पे ही फोकस करना चाहिए। अभी मिड कैप के जितने भी चार्ट्स हैं काफ़ी कंसर्निंग है और आप देखिए मिड कैप कंपनीज में एक्साइटमेंट आज जो शुरुआती सत्र में थी वो कहीं ना कहीं अब दिन के दौरान फिजल आउट होती हुई ही दिख रही है। बट जी हाँ, आज फार्मा का दिन ज़रूर रहा है, आज मेटल काउंटर्स का दिन ज़रूर रहा है, आप ये ज़रूर बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ऑटो का भी काफ़ी हद तक दिन रहा है क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प अब चलिए निफ्टी का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी आज क्या ज़बरदस्त मूव, 4% की तेज़ी। बजाज ऑटो तो निफ्टी का हिस्सा है, वो 2.25% के मूव्स फिलहाल आपको ज़रूर दिखा रहा है। बट एक और ऑटो से रिलेटेड काउंटर है, हालांकि इंडस्ट्रियल से ही रिलेटेड काउंटर है, वो है बॉश। यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आए हैं। इंट्राडे में आप देखिए 3.5-4% के स्ट्रॉन्ग मूव्स फिलहाल बॉश दिखाता हुआ। और गौरव, एक बार आपका नज़रिया लेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पर अभी भी लगता है आपको और तेजी आ सकती है? नॉट ओनली ऑटो, बॉश एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एट लार्ज की दिग्गज कंपनी है। एक अच्छा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक के अंदर, रिजल्ट्स निरंतर अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक दीज आर गुड लेवल्स टू बाय दिस स्टॉक फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। छोटा मोटा 2-5% की जगह इसमें थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए अगर प्ले किया जाए तो आई थिंक इवन 43-44,000 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए पॉजिटिव नज़रिया आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स का व्यू फिलहाल बना के चले बॉश में। पर इसी के साथ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार और भी ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा जल्द देकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रेंज का ही कारोबार आपको होता हुआ नजर आएगा और निफ्टी जो है 50 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है और उसकी वजह यह है कि जो बड़े शेयर से जिनका वेटेज ज़्यादा है वहाँ से प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ गया। रिलायंस हो गया, एसबीआई, इसके अलावा भारतीय एयरटेल, आईटीसी, ये तमाम शेयर आज के सत्र में टूटे और इन्होंने निफ्टी पर दबाव बनाने का काम किया ऊपरी स्तरों से। निफ्टी बैंक के भी जो आप देखेंगे एक रेंज में उतार चढ़ाव हो रहा है, 61,000 के आसपास से हल्की सी गिरावट आज आपको नजर आएगी। हालांकि अगर आप सेक्टर गेनर्स देखेंगे तो आज हमने देखा कि आईटी में थोड़ा रिवर्सल आया कल की भारी गिरावट के बाद, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा थी, लगभग 5% के आसपास की। आज तेजी हुई है 1.5% की, तो अभी काफ़ी कुछ डैमेज कंट्रोल होना बाकी है। और आईटी के अलावा हमने देखा कि मेटल में अच्छी तेजी बनी, ऑटो स्टॉक्स में तेजी बनी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स के लगभग 2% ऊपर है और ऑटो की वैल्यू चेन में जितने भी सेगमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो ऑटो इंसिलरी कंपनीज हों या फिर टायर वाले स्टॉक्स हैं, ये इन्होंने आज दौड़ लगाते हुए दिखाई दी। एक शेयर आपसे राय लेना चाहेंगे अंशुल जी। हालांकि अब एमआरएफ को लेकर तो चर्चा हम लोग कम करते हैं, लेकिन आज आप देखिए कि इतना बड़ा शेयर है, प्राइस वाइज 1.5 लाख रुपए का शेयर है, लेकिन एमआरएफ करीब 3,500 रुपए चल गया, 2.5% की तेजी डे हाई पर है। मतलब एमआरएफ में आज जितनी तेजी हुई है उस भाव में मतलब एक सीएट आ जाए या फिर 5 जेके टायर आ जाए 6। राय आपकी एमआरएफ को लेकर? सर एमआरएफ में अगर केवल प्राइस चार्ट पे जाएंगे तो पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 1,46,644 रुपए पे, जिसका टारगेट 1,54,000 रुपए आता है। प्रॉब्लम इसमें लिक्विडिटी की आएगी। 7,200 शेयर ट्रेड हुए हैं एवरेज वॉल्यूम है और आज 6,600 शेयर ट्रेड हुए हैं, तो थोड़ी सी लिक्विडिटी का इशू है, बट अगर उसको इग्नोर करना चाहें तो फिर 1,54,000 तक का पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आपको आराम से मिल सकता है। ये टारगेट आप लगा सकते हैं। नहीं, वो तो होगा ही गौरव जी ना। अब एमआरएफ उतना ट्रेड तो कैसे होगा, मतलब अंशुल जी, ये तो थोड़ा फ्लोट भी कम है एमआरएफ में और पता नहीं क्या रीजन है। मैं हमेशा ये डिमांड करता हूं कुछ तो करे कंपनी,
आप बोनस दे दीजिए, आप स्प्लिट कीजिए, जो रिटेल है बेचारे उनको तो मौका मिले, इतनी अच्छी कंपनी है। 1,47,555 रुपए के प्राइसेस, 3,600 रुपए ऊपर एमआरएफ का शेयर। गौरव जी, आपने कभी खरीदा है या फिर किसी को बड़े मन से कहा है कि एमआरएफ खरीद लीजिए? कमाल का सवाल पूछा है आपने। नहीं, मैंने नहीं लिया है एमआरएफ का शेयर, बिकॉज इवन इन द अर्लियर ईयर्स ये एक्सपेंसिव हुआ करता था, चाहे 50,000 की वैल्यू देखें या जब भी सिंस आई स्टार्टेड माय करियर, ये हमेशा ही एक एक्सपेंसिव बेट रहा है। एंड नो डाउट उतना ही बेहतरीन भी है इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू। सो सजेशन की जहां तक बात है, यस, हम जरूर सजेस्ट करते हैं कि भाई जिनमें क्षमता है वो जरूर इसके लें, बिकॉज प्राइस इज व्हाट वी पे एंड वैल्यू इज व्हाट वी गेट। सो इट इज अ गुड स्टॉक इंडीड। निश्चित तौर पर अच्छा स्टॉक है, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। और आप ना मतलब दिक्कत यही है कि अच्छा ले कैसे अब एमआरएफ को? 1.5 लाख रुपए तो एक शेयर लेने में निकल जाएंगे। फ्यूचर्स वगैरह में मतलब छोड़ ही दीजिए, एमआरएफ कंफर्ट अलाउ करता नहीं है, इतना बड़े प्राइस का ये शेयर है। चलिए 3:24 हो गए हैं। अंशुल जी और गौरव जी से समझ लेते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड बाजार में कहां पर बन रहे हैं। अंशुल जी, कुछ अच्छे सौदे बताइए सर, जो कल के लिए लेकर जाएं आज। सर मैं देखिए बीटीएसटी लेके जाऊंगा। बैंक निफ्टी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 961 अगर ये रेंज प्रोटेक्ट होती है तो हम लॉन्ग लेके जाएंगे। तो हमने क्लाइंट्स को बीटीएसटी बैंक निफ्टी रिकमेंड किया है। और ये जो ब्रेकडाउन फेल हुआ है उसकी वजह है एक्सिस बैंक। तो आपको एक्सिस बैंक बीटीएसटी लेके जाना चाहिए 1402 रुपए में। स्टॉप लॉस 1385 रुपए का रहेगा और टारगेट 1420 रुपए का रहेगा। तो बैंक निफ्टी तेज लग रहा है, कल करीब 200 से 250 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। एक्सिस बैंक भी इस कड़ी में सबसे स्ट्रांग एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक है, तो एक्सिस बैंक बीटीएसटी ले जाना चाहिए। और सर अभी थोड़ी देर पहले विकास जी ने कॉनकॉर्ड बायो पूछा था 1200 रुपए में, 1250 और 1377 का हमने टारगेट दिया था। 1291 रुपए अभी ही हो गया है, तो लगभग 90 रुपए तो अभी बात करते करते अपने बढ़ गया है। तो अगर किसी ने लिया है इन टारगेट्स के लिए तो प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। कॉनकॉर्ड बायोटेक में वॉल्यूम 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा के हो गए हैं, 18-19% ये शेयर चल गया है। और एक्सिस बैंक को खरीदने की सलाह है। 1385 रुपए का स्टॉप लॉस, 1420 रुपए के टारगेट के लिए। फटाफट गौरव जी आप अपनी ट्रेड बता दीजिए, 3.5 मिनट के आसपास समय शेयर से आज। टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है फ्रॉम अ बीटीएसटी पर्सपेक्टिव। 3935 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, इसे बीटीएसटी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। 3860 का स्टॉप लेना है। 41 to 4150 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। ये एक ही स्टॉक है चुनाव में है। ऑलराइट, तो चलिए टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर बीटीएसटी आइडिया, और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं ऑटो काउंटर्स में धूम मची है। टीवीएस मोटर्स 3% की तेजी फिलहाल दिखाता हुआ, और यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड फिलहाल गौरव जी की तरफ से आते हुए। बट देखिए आज कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर ने जो है अपनी पूरी बढ़त गंवा दी है, काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कई सारे और काउंटर्स, फार्मा स्पेस से बहुत अच्छी तरीके से बस की हमने तमाम काउंटर्स की बात की। बट जाते जाते एक बार अजंता फार्मा पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। अंशुल, आप ही दे दीजिए राय। 2.5% की तेजी फिलहाल ये काउंटर दिखा रहा है। अजंता फार्मा क्या व्यू रखते हैं यहाँ पे? देखिए वॉल्यूम राइज है आज लगभग 137% अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, और छोटे से कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है 2990 पे। तो अगर 2 से 3 दिन स्टॉक को समय देते हैं तो 3090 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए, 3200 रुपए तक की आपको अपसाइड मिल सकती है। वैसे भी फार्मा स्टॉक्स तेज लग रहे हैं। राइट, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिए। फार्मा स्टॉक्स जो हैं तेज़ी दिखा रहे हैं, इस काउंटर को ध्यान में ज़रूर रखेंगे। बट एक और ऑटो काउंटर की बात क्विकली कर लेते हैं, वो है भारत फोर्ज। और गौरव, इस पर आपकी राय देखिए। अब 1900 के भी पार जा चुका है भारत फोर्ज। देखिए नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथा दिन है जो स्टॉक इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है। कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं गौरव आप इसको? अनस्टॉपेबल इज द वर्ड दैट आई कैन यूज फॉर दिस स्टॉक। काफी ज्यादा तेज ऑलरेडी हो चुका है 1450 से 1900 प्लस के लेवल्स पे। अभी भी ये चाल थमती नहीं दिखाई दे रही है। आई थिंक अनदर 6 to 8% अप मूव इज स्टिल देयर। 2000 का आंकड़ा जल्दी छुएगा ये।
ठीक है, भारत फोर्ज को लेकर ये व्यू। भारत फोर्ज ये ऑटो इंसिलरी कंपनी है और अमेरिका में इनका ठीक ठाक एक्सपोजर है। 2.5% के गेंस के साथ ही बंद हुआ है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि बाजार का जो माहौल है ना वो एनकरेजिंग नहीं है, कोई उत्साहजनक नजर नहीं आ रहा है। आज शुरुआत हमने देखा कि बाजार की अच्छी हुई, इंट्राडे में 25,600 के भी पार निकला, 650 के भी ऊपर इनफैक्ट, और वहां पर निफ्टी फिर टिक नहीं पाया। आज का हाई आपको लेवल में बता देता हूं, आज का जो हाई है 25,652 का है और वहां से गिर के इंडेक्स अब आप देखिए मतलब आधे सत्र में देखिए बाजार की चाल कैसी रही। उसके बाद अब 12:30 बजे के बाद बाजार की चाल बिल्कुल उलट गई और जो गेंस रहे बहुत ही लिमिटेड, सिर्फ 50 अंकों पर निफ्टी बंद होने जा रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे आया और 40 अंकों की नरमी के साथ, बल्कि लाल निशान में आज बंद होने जा रहा है। बाजार पर दबाव कहां से बना? निफ्टी ने जो गेंस इरोड की इंट्राडे में वो कहां से इरोड हुए? आप देखिए रिलायंस, SBI, ITC, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, इन तमाम शेयरों ने बाजार पर आज दबाव बनाने का काम किया है। ऑटो में आज अच्छी बाइंग रही, बजाज ऑटो ने लीड किया, इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर भी शेयर रहा, करीब 3.25% के आसपास से गेंस रहे, 10,000 रुपए के ऊपर निकला है, 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। हीरो मोटो में अच्छी स्ट्रेंथ थी, आज 4% के गेंस हीरो मोटो में रहे। बाकी कुछ और स्टॉक्स की अगर हम बात करें ऑटो स्पेस से, बॉश करीब 4.25% चला है। मिड कैप में भी हमने तमाम ऐसे शेयरों के बारे में चर्चा की, यहाँ पर अच्छी तेजी रही। इसके अलावा फार्मा हो गया, IT हो गया, थोड़ी बाइंग आई। IT में जो बाइंग आनी चाहिए थी ना वो बाइंग लौट के आई नहीं, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। कल देखना होगा कि कल क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नजरें होंगी अमेरिका और ईरान की बैठक पर भी। कल जिनेवा में इनकी तीसरे राउंड की बैठक होने वाली है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जिसको लेकर अमेरिका अड़ा हुआ है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से बंद कीजिए या फिर उसमें बहुत बड़ा रिडक्शन कीजिए, और इसको ईरान मानने के लिए अभी तक तैयार दिखा नहीं है। देखते हैं क्या अरेंजमेंट बनता है। एक क्रूशियल इवेंट बाजार के लिए ये होगा। लेकिन आज IT में जो तेजी रही 1.5% की रही, कल की गिरावट 4.5% के आसपास की थी, तो 1/3 की रिकवरी तो हो गई है। अब उम्मीद करेंगे कि कोई डिस्टर्बिंग बयान ट्रंप की तरफ से ना आए, ग्लोबल बाजारों का सपोर्ट मिल जाए भारतीय बाजारों को, और जो हल्की सी तेजी आज निफ्टी की है इसको हम कल कंटिन्यू होते हुए देखें। हालांकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी पर भी हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन चलिए इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत शुक्रिया अंशुल जी आज समय देने के लिए। गौरव जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और आपने तमाम स्टॉक्स पर ट्रेडिंग कॉल्स अपनी शेयर की और हमारे दर्शकों को गाइड किया। फिलहाल इस शो में इतना ही। सृष्टि को और हमें आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।